नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मुद्रामान क्या होता है, मुद्रामान के प्रकार कितने होते हैं, जिसके अंदर हमने देखा कि एक वस्तुमान, दूसरा हमने देखा धातुमान और तीसरा था पत्र मुद्रा मान। इन तीनों की परिभाषाएं, इनका अर्थ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अध्ययन कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो वस्तु मुद्रा मान है वो तो कहीं वर्तमान में है ही नहीं, उसमें सिर्फ वस्तु एक्सचेंज की जाती थी और उसके कोई ज़्यादा गुण या विशेषताएं नहीं थी, इसलिए वो अस्तित्व में नहीं रहा। तो मुख्य रूप से जो दो आपके जो मान है, स्टैंडर्ड है, मॉनेटरी स्टैंडर्ड, उनका हम अध्ययन करेंगे, उनके गुण क्या हैं और उनके अवगुण क्या क्या है, यानी उनके प्लस पॉइंट और उनके नेगेटिव पॉइंट्स का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि मॉनेटरी स्टैंडर्ड में पहले देखते हैं कि जो आपका मेटेरियल स्टैंडर्ड होता है, यानी जो धातुमान है, जैसे कि स्वर्णमान हो गया, आपका रजतमान हो गया, मिक्स धातुमान होता है, कुछ 2 या 3 अधिक धातु मिक्स की जाती है, बायोमेटेरिक स्टैंडर्ड बोल सकते हैं हम इसको, गोल्ड स्टैंडर्ड, सिल्वर स्टैंडर्ड, ये सारे इसमें आते हैं, आपके धातुमान के अंदर आते हैं। तो इसकी विशेषताएं कह सकते हैं, इसके गुण क्या क्या है। पहला इसका गुण है कि क्यों अस्तित्व में रहा और क्यों ये आज भी बड़ा सा नहीं है। इसकी पहली विशेषता है इसका है असीमित विधिग्रह। असीमित विधिग्रह से मतलब क्या हुआ कि इसको असीमित रूप से स्वीकार किया जाता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको मान्यता प्राप्त है, कितनी भी मात्रा में इसको स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में जो हमारे भी रुपए है, हालांकि पत्र मुद्रा है, वो भी क्या है, असीमित विधिग्रह मुद्रा है, यानी सरकार से उसे संरक्षण प्राप्त है, सभी व्यक्तियों द्वारा उसे स्वीकार किया जाना अनिवार्य होता है। तो धातु जो मान है उसमें क्या होता है, जैसे सोना या चांदी है, आज अगर कोई व्यक्ति आपको सोना देता है, उसके बदले कोई वस्तु की मांग करता है तो क्या आप नहीं देंगे, निश्चित रूप से आप देंगे। तो ये क्या होता है, असीमित विधिग्रह होता है, इसको स्वीकार किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है जन विश्वास होना। जैसे जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं या अर्थव्यवस्था बदलती है, राजनीतिक घटनाक्रम चेंज होते हैं, युद्ध की कंडीशन होती है, तो जो करेंसी चल रही होती है, जैसे कि वर्तमान के पत्र मुद्रा की अगर बात की जाए, तो वो अपना विश्वास धीरे धीरे खोने लगती है। अब जैसे पीछे भी जैसे हमारी करेंसी चेंज हुई थी, नोट चेंज किए गए, या कुछ अलग देशों की बात की जाए जैसे पाकिस्तान वगैरह की, तो करेंसी जहाँ चेंज होती है तो वहाँ पे क्या होता है, सरकार जो लोग होते हैं उनका उस करेंसी के ऊपर क्या रहता है, विश्वास नहीं रहता। जबकि धातुमान की एक खास विशेषता है कि इसके ऊपर लोगों का विश्वास रहता है। हम पीछे के कितने भी सालों की बात करें, सोना आज भी अपनी वही महत्ता रखता है जो कि पहले रखता था। इसमें लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं आती है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे राजनीतिक क्राइसिस हो, चाहे युद्ध की कंडीशन हो या कुछ भी हो। तो जन विश्वास में क्या रहता है, सबसे अधिक मैक्सिमम जो पब्लिक जो फेथ होता है उसके ऊपर रहेगा, धातुमान में रहेगा। अगर हम सभी मुद्रा मानों की बात करें, चाहे वस्तुमान हो, चाहे पत्र मुद्रा मान हो या धातुमान, तो सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर होता है, आपका धातुमान के ऊपर होता है। अगली इसकी विशेषता है इसका है वो है मुद्रा प्रसार का भेद। मुद्रा प्रसार आपको पहले के लेक्चर में बता दिया गया, इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रा प्रसार क्या होता है, यानी मुद्रा जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा मार्केट के अंदर आ जाना, तो उसमें क्या होता है, जो मूल्य है उसका वो गिरने लगता है। लेकिन धातुमान के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि पहली बात ये सारे जो हमारे धातु है, चाहे वो आपके स्वर्ण ले लो, चाहे रजत ले लो, ये क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज ये इनके हैं, हम इनको चाहकर नहीं बढ़ा सकते, इनका खनन हम चाहे उतना नहीं कर सकते, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिट है। तो क्या होगा, आप इसको हर इसको आप जारी कर नहीं सकते, जैसा कि हम पत्र मुद्रा के अंदर कर सकते हैं। तो जब हम इसको एक लिमिटेड में जारी कर सकते हैं, उनका जो कोर्स है वो स्थिर है, तो मुद्रा प्रसार का भय क्या नहीं रहता है। दूसरी जन विश्वास और असीमित विधिग्रह दोनों का गुण है, तो भी क्या है, मुद्रा प्रसार नहीं होने देता। नेक्स्ट इसकी विशेषता जो है वो है ग्रेसन के नियम को लागू होने की कम संभावना। ग्रेसन का नियम क्या होता है, ग्रेसन के नियम के अनुसार जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसन का नियम क्या कहता है कि जो आपकी बुरी मुद्रा है वो क्या करेगी, जो आपकी अच्छी मुद्रा है उसको चलन से बाहर कर देती है। कैसे, जैसे कि आपके पास 10 रुपए के 3 नोट हैं, उसमें से एक नोट आपका थोड़ा फटा हुआ और पुराना है और बाकी के 2 नोट आपके बिल्कुल नए हैं। आप बाजार में दुकान पे गए सामान लेने के लिए, तो आप सबसे पहले कौन सा नोट देंगे, जो फटा हुआ या पुराना नोट है वो देंगे, या जो आपके पास नए नोट है वो देंगे दुकान वाले को। नेचुरल रूप से आप फटा हुआ नोट चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सारे लोग करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे करने से क्या करते हैं, लोग अच्छी मुद्रा को अपने पास में रखना चाहते हैं और बुरी मुद्रा को चलाना चाहते हैं। तो ये पत्र मुद्रा जो होती है उसके अंदर क्या होता है, नियम लागू हो जाता है और धीरे धीरे से मार्केट में कौन सी करेंसी रह जाती है, बुरी मुद्रा ही, या घटिया मुद्रा या इस टाइप की मुद्रा जो
यूज के लायक नहीं, वो रहती है। जबकि धातु है उसमें ज़्यादा झंझट नहीं होती है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो क्रेसम का नियम इसमें क्या होता है, लागू होने की संभावना बहुत कम रहती है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है वो है विदेशी भुगतानों में आसानी। जैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ देश होते हैं जो हमारी मुद्रा को स्वीकार करते हैं, लेकिन सभी देश हमारी मुद्रा या रुपये को स्वीकार नहीं करते। तो उनकी कंडीशन क्या होती है, या तो जो उस देश की मुद्रा चाहे वो डॉलर है चाहे पाउंड है जो भी उसके अंदर वो मांगे, या फिर वो क्या करते हैं, क्या गोल्ड वगैरह में या तो रिजर्व जिस चीज़ों की रखी जाती है जैसे गोल्ड वगैरह, सिल्वर वगैरह, बहुमूल्य धातु, व्हाइट गोल्ड वगैरह, तो ये बहुमूल्य धातु मांगते हैं। हमारे रुपये को उसकी तुलना में स्वीकार करना उनके लिए क्या है, बाध्यता नहीं है। तो हम किस में पेमेंट करें, या हमारे पास विदेशी मुद्रा हो या हमारे पास गोल्ड रिजर्व। तो क्या रहता है, धातु मांग अगर है हमारे देश के अंदर और हम उस पर काम कर रहे हैं तो विदेशी जो भुगतान है वो क्या होंगे, आसानी से होंगे। हालांकि कुछ देशों का आपस में संबंध होते हैं कि वो खुद की मुद्रा अपने पड़ोस देश के साथ संबंध है उसमें मुद्रा स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सभी देश तो नहीं करते। जबकि धातु मान को हर जगह स्वीकार किया जाता है। आज आप सोने के बदले किसी भी देश से कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो। इवन जो युद्धकालीन कंडीशन वगैरह होती है उसके अंदर भी ये चीज़ें क्या होती हैं, रिलायबल रहती हैं, जबकि पत्र मुद्रा अपना अस्तित्व खो देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं विशेषताएं जिसके कारण धातुमान अस्तित्व में है। अब कोई जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो सारे गुण तो रख नहीं सकता, इसकी भी कुछ कमी है। तो हम देखते हैं इसकी एक करके जो कमियां हैं वो, पहला तो इसकी जो कमी है वो ड्रॉबैक है महंगी प्रणाली, यानी एक्सपेंसिव सिस्टम है। आपको नोट जारी करना है तो आप सरकार की परमिशन द्वारा, आरबीआई की परमिशन द्वारा जितने चाहे नोट जारी कर सकते हैं। और एक नोट की कॉस्ट 30 पैसे से लेकर 3 रुपये तक होती है, अगर हम 2000 रुपये की नोट की बात की जाए अप्रोक्सीमेट नियर अबाउट ये होती है। तो हम उसकी वैल्यू कितनी रखते हैं, 2000 रुपये। लेकिन अगर 2000 रुपये का सोना अगर आपको मार्केट में देना है किसी को तो क्या आप उसको कम नहीं दे सकते हैं, आपको 2000 रुपये का ही सोना देना पड़ेगा। यानी इसको जारी करना है तो ये क्या होगी, लाभपूर्ण रूप से हमारे लिए क्या होगी, महंगी साबित होती है। दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो है लोच का अभाव। लोच का अभाव से इन द सेंस ये है कि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश कम होती है। इसके आपको बताया इसके स्रोत कम होते हैं, हम चाहे उतना इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर हमें जैसे विकास के लिए पैसे चाहिए, हमारा विकासित देश है, हमें बड़े प्रोजेक्ट लगाने हैं, हमें मुद्रा की आवश्यकता है, अगर हम धातु मान पे चल रहे हैं तो क्या हम अचानक से उतना सोना मार्केट के अंदर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। मुद्रा प्रसार की कंडीशंस हैं तो उसके अंदर इसको लोगों के पास रिजर्व में ही रख दिया तो उसको हम कम भी नहीं कर सकते। जैसे पीछे डीमोनेटाइजेशन जो किया गया था, पर ये पूरे धातु मान अगर हमारे लागू है तो हम उस चीज़ को भी नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, लोच का अभाव होता है। अगली जो इसकी कमी है या गुण है वो है विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है। अभी आपको बताया कि विकासशील राष्ट्र क्या होते हैं, बड़े खर्चे करने होते हैं, उन्हें विकास के नाम पर प्रोजेक्ट्स लगाने होते हैं। आयात निर्यात में भी कंडीशंस उनके आयात कम ज़्यादा होते हैं, निर्यात कम होते हैं, तो उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं होते हैं। तो ये उन देशों के लिए क्या है, फ्रूटफुल नहीं होता है, क्योंकि जो रिजर्व होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जबकि इन्हें विकासशील देशों को क्या चाहिए, ज़्यादा पैसा या ज़्यादा निवेश चाहिए। और वो किसके द्वारा संभव है, पत्र मुद्रा के द्वारा संभव है। इसके द्वारा उतना संभव नहीं है। इसको हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका धातुमान के गुण और अवगुण का हमने अध्ययन किया। अब हम देखते हैं पत्र मुद्रा मान। पत्र मुद्रा मान क्या होता है, आपका पेपर जिसके गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त होती है वो एक विधिग्राम मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके जो गुण है वो पहला गुण क्या है, इसकी लोचशीलता। लोचशीलता से ऐसे इसको कितनी भी मात्रा में जारी किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन जैसे स्टेप्स लेके कुछ नोट्स हम बंद कर सकते हैं। हमें लगता है कि मुद्रा प्रसार होता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लगता है कि मंदी है तो हम इसको रुपये को जितना मर्जी जारी कर सकते हैं। हालांकि उनके पीछे कुछ रिजर्व रखे जाते हैं कि प्रणालियाँ होती है, जो हम आगे वाला जो चैप्टर आएगा उसके अंदर देखेंगे कि रुपये जारी करने के क्या क्या नियम होते हैं, मुद्रा कैसे जारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें पत्र मुद्रा में बहुत गुंजाइश हमेशा विद्यमान रहती है, यानी क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा मितव्ययी, अभी आपको बताया कि उसके अंदर जारी करना तो हमें उतने गोल्ड रिजर्व या सिल्वर रिजर्व चाहिए, जबकि इसके अंदर हमें एक परमिशन की जरूरत होती है। एक ऑर्डर निकालना होता है जिसके आधार पर हम नोट जारी कर सकते हैं। तो ये तुलनात्मक रूप से धातु मान की तुलना में हमारे लिए इकोनॉमिक या मितव्ययी होता है। इसलिए विकासशील राष्ट्रों द्वारा ज़्यादा इसको अपनाया गया, पत्र मुद्रा को अपनाया गया। विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयोगी आपको बताया कि विकासशील राष्ट्रों के लिए क्या होता है, खर्चे की आवश्यकता होती है, बड़े निवेश चाहिए जो कि उनके पास गोल्ड में या विदेशी मुद्रा के रूप में होते नहीं है, तो पेपर के रूप में वो आसानी से जारी करके इस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। अगली जो इसकी विशेषता है बैंकिंग का विकास, इसको आप स्टार्ट कर लें।
बैंकिंग सेक्टर का जैसे विकास हुआ है, क्या हम वर्तमान में वो चीज़ कर सकते हैं? बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में की जा सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर के विकास के लिए भी क्या था, पत्र मुद्रा का आविष्कार होना जरूरी हो गया था। और बैंकिंग सेक्टर के विकास के लिए क्या है, जवाबदेह है। अगर पत्र मुद्रा नहीं रहेगी तो बैंकिंग सेक्टर पे क्या होगा, कोलैप्स करेगा। नेक्स्ट इसकी जो विशेषता है संकटकालीन वित्त क्राइसिस टाइम। जैसे कि आपको बताया कि जैसे युद्ध वगैरह हो रहे हैं, आर्थिक क्राइसिस कोई आ गई, हमें बड़े निवेश की आवश्यकता है, मुद्रा प्रसार हो रहा है, उन सब के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको बढ़ाया घटा सकते हैं। युद्धकालीन कंडीशन जितने भी मुद्रा जारी करके हम अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, नए उद्योग उपक्रम लगा सकते हैं, उनकी जो मनी का स्तर वो कर सकते हैं। अब जैसे गरीबी के लिए कोई बड़ी योजना बनानी है तो उसके लिए पैसे क्या हो सकता है, तो पैसे के लिए हम गोल्ड तो नहीं यूज कर सकते, जबकि नोट हम जारी करके उस योजना का आवंटन कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है, पत्र मुद्रा के गुण है। अब हम देखते हैं पत्र मुद्रा के अवगुण क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। पहला, मुद्रा प्रसार का प्रयोग। अब जब आप इसको बिना किसी रिजर्व के या एकमात्र ऑर्डर से इसको जारी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो हर सरकार का टारगेट क्या रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करे, उत्पादन को बढ़ाए, ताकि आने वाले वर्षों में उसकी दोबारा सरकार बने। तो वो क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट जारी करने का प्रयास करती है। और जो ज़्यादा से ज़्यादा नोट जारी होंगे, इस चीज़ की जब मात्रा पूर्ति बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। तो क्या होगा, मुद्रा प्रसार या इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बाजार के अंदर ज़्यादा पैसा आ गया, तो आपकी इनकम 10,000 रुपये की, 10,000 से आपकी इनकम सीधे 20,000 रुपये होगी, तो आप क्या करेंगे, खर्चा बढ़ाएंगे। खर्चे तो ज़्यादा चीज़ परचेज करेंगे तो उनके प्राइस क्या होंगे, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे एक मुद्रा प्रसार का माहौल क्रिएट हो जाएगा, जो किसके द्वारा होता है, पत्र मुद्रा के द्वारा। तो मुद्रामान में ये संभव नहीं है। अगला जो इसकी ड्रॉबैक है वो विनिमय दर में अस्थिरता, क्योंकि इसके पीछे कुछ देश होते हैं जो रिजर्व रख के जारी करते हैं, जबकि कुछ देश परसेंटेज के रूप में रिजर्व रखते हैं, कुछ देश बिना किसी पर रिजर्व के रखे अपनी मुद्रा जारी कर सकते हैं। तो उनका क्या रहता है कि जब विदेश में हम व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं, तो उसकी विनिमय दर क्या रहती है, स्थिर नहीं रहती, डिपेंड करती है सामने वाला देश के सामने उसकी वेटेज कितनी आ रही है। जबकि धातु माल है उसके अंदर क्या रहेगा, वो फिक्स होता है। सोना आज हमारे यहाँ कोई सोना है, विदेश के अंदर कोई क्या होगा, सोना ही कहलाएगा। तो तुलनात्मक रूप से इंटरनेशनल मार्केट में सोने की जो वैल्यू होती है वो काफी फिक्स मानी जाती है बजाय पत्र मुद्रा की तुलना में। अगले जो इसकी कमी, जन विश्वास का कम होना। आपको बताया गया कि सरकार की नीति के द्वारा आज रुपए की या बिजनेस की बात करें, इसमें पत्र मुद्रा है उसको वो अपना विश्वास हो सकता है। जैसे कि 500 रुपये के नोट के संबंध में, 1000 रुपये के नोट के संबंध में क्या 1000 रुपये का नोट आता है बाजार के अंदर, नहीं है। हालांकि ठीक है, गवर्नमेंट के प्रयास उनके होते हैं, उस तरीके से ऐसा नहीं कि 1000 रुपये के नोट को सीधा खत्म किया गया था। लेकिन अगर इससे बार बार की जाए, कोई देश ऐसा इसमें आर्थिक स्थिरता नहीं है और वो बार बार अपनी करेंसी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, कभी कितने रुपए के नोट जारी करता है, फिर उसको वापस डिवेल्यूट कर देता है, फिर बड़े नोट जारी करता है, फिर छोटे नोट जारी करते हैं, लोगों के अंदर क्या होता है, अविश्वास की भावना पैदा होती है। जबकि धातुमान के अंदर ये चीज़ क्या है, नहीं देखने को मिलती। सोना आज भी वैल्यू रखता है, पहले भी रखता था और आने वाले भविष्य में भी रखेगा। तो इसमें जन विश्वास क्या होता है, तुलनात्मक रूप से धातुमान की तुलना में कम होता है। हालांकि अगर गवर्नमेंट स्थिर है, उनकी राजनीतिक स्थिरता है, विदेशी जो राष्ट्र के साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं, उनका उत्पादन स्तर अच्छा है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो सारी प्रोडक्टिव है, तो ये चीज़ भी विश्वास कर रहते हैं। वर्तमान में ये चीज़ें चल भी रही है, लेकिन इसके क्या है, ड्रॉबैक के रूप में होती है। जैसे कि इसका जो स्वीकृति क्षेत्र होता है वो क्या रहता है, सीमित रहता है। जैसे कि धातुमान है, उसको आज सोना है आपके पास, तो आप उसको विश्व में कहीं भी ले जाएंगे, वो स्वीकार किया जाएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 रुपये का अगर आप इस देश में लेके जाएं तो उसकी वैल्यू आपको आज हमारे भारत में इतने रुपए की वैल्यू है, आपको सेम वैल्यू वहाँ पे मिले। तो इसका स्वीकृति क्षेत्र क्या रहता है, पत्र मुद्रा सीमित रहता है। अब हमने दोनों के देखे कि धातुमान के गुण देख लिए, अवगुण देख लिए, और पत्र मुद्रा के भी गुण या अवगुण हमने देख लिए। तो हमें क्या लागू करना चाहिए हमारे देश के अंदर, क्या हम पत्र मुद्रा पे जाए या धातु मुद्रा पे जाए या वस्तु मुद्रा को वापस अपना लें? तो कोई भी जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो अपने आप के अंदर क्या होता है, परिपूर्ण नहीं होता है। तो एक आदर्श मॉनेटरी स्टैंडर्ड क्या है, आदर्श मुद्रामान, उसके क्या गुण होने चाहिए, उसको हम और देख लेते हैं। कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड चल रहा है वो उनकी जो विशेषताएं हैं उनको समाहित करते हुए हम बनाने की कोशिश करें। तो हम देखते हैं कि आदर्श मुद्रामान के क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण इसका है, इसका मितव्ययी या इकोनॉमिक होना। हमने जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड बनाया है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको जारी करने में ज़्यादा खर्चा हमारा ना आए, क्योंकि हमारे देश कैसा है, विकासशील राष्ट्र है। तो पत्र मुद्रा की दृष्टि से हमारे लिए क्या बनता है, इसमें पत्र मुद्रा सही साबित होती है हमारे लिए। दूसरा, इसमें लोकशीलता का गुण होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम इसको बढ़ा घटा सकें, आसानी से इसको बढ़ाया जा सके, घटाया जा सके, इस पर नियंत्रण रखा जा सके।
तो मॉनिटरी स्टैंडर्ड ऐसा हो जो फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट, जन विश्वास। हम जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड अपनाएं वो ऐसा हो कि उस पर जनता का भी क्या है, विश्वास रहे। जैसे कि शुरू में बैंकिंग सेक्टर का विकास हुआ तो चेक पे लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज के दौर में करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को स्टेबल किया गया, उनकी नीतियाँ ऐसी बनाई गई कि लोगों को उन पर विश्वास बने, उन पर फ्रॉड रोकने के प्रयास किए गए, उनमें गलती की गुंजाइश नहीं रखी गई। तो जब भी हम कोई हमारा मुद्रामान जारी करें तो कोशिश करेंगे लोगों को उसके ऊपर विश्वास बने, यानी उसकी नीतियाँ पारदर्शी और स्पष्ट और लॉन्ग टाइम वाली होनी चाहिए। फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो मॉनिटरी स्टैंडर्ड लागू होते हैं उस मूल्य में क्या रहना चाहिए, स्थिरता रहनी चाहिए। बार बार अगर हम चेंज करेंगे हमारे मूल्य स्तर को तो वो जो मौद्रिक मान है वो भी अपना विश्वास वो देगा। नेक्स्ट, वैधानिकता, यानी कैसा होना चाहिए, उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। हमें रोज नीतियाँ चेंज नहीं करनी चाहिए। देश की जो सर्विस व्यवस्था है उसी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए, और लीगल जो नियम होते हैं उनके अनुसार ये वो चीज़ क्या है आपकी होनी चाहिए, यानी वैधानिकता होनी चाहिए। और अंतिम इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, सुरक्षा और टिकाऊपन। यानी जैसे कि हमने रुपया जारी किया तो हमें ये चीज़ इस बात में फाइनल लेके चलती है कि एक तो ये हम जो उसमें पेपर यूज़ कर रहे हैं वो इस क्वालिटी का हो कि वो लॉन्ग टाइम तक क्या हो चले, उसका कलर फेड ना हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसको बार बार यूज़ किया जाए तो उसमें कटने फटने की शिकायत रहे। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए, सुरक्षा के गुण भी होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग तरीके की स्टाइल यूज़ की जाती है, कुछ होलोग्राम्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ फिल्म टाइप की चीज़ें जिसके अंदर डाली जाती है, जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि उसकी क्या नहीं उसकी कॉपी या जाली मुद्रा ना बनाई जा सके। तो एक आदर्श मुद्रामान में ये सारे गुण होने चाहिए, विद्यमान होने चाहिए, उसमें सुरक्षा और टिकाऊपन का गुण भी होना चाहिए। तो ये थे आपके मॉनिटरी स्टैंडर्ड्स, जिसका प्रकार हमने लास्ट लेक्चर में देखे, और आज हमने इसके गुण और अवगुण का अध्ययन कर लिया। ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।